We will be starting with the new chapter, federalism. And I told all of you that you will be bringing your books related to political science, right? Now the question comes, what is federalism? और कोड के अकॉर्डिंग पावर शेयरिंग अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फेडरलिज्म विल बी अराउंड 5 मार्क्स. इट्स जो आपकी वैल्यू है ऑफ मार्क्स इज मोर फॉर व्हाट यू कॉल एज वोट्स. याद रखो फेडरलिज्म चैप्टर के जो वेटेज है दैट वुड बी मोर इन द वोट्स रादर देन पावर शेयरिंग. यस, पावर शेयरिंग इज देयर. आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है. बट इन फेडरलिज्म you may be having a 5 marker question, you may be having a 3 marker question. आपके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस because that chapter is bit important from the political science. Now what is federalism? हम लोगों ने पावर शेयरिंग में पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर शेयरिंग. लास्ट वाला क्वेश्चन था और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था देयर इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड देयर इज वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ा था, राइट? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब होता है व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. लेजिस्लेटिव के पास कुछ पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास कुछ पावर है एंड आपका जो है उसके पास कुछ पावर है जुडिशरी के पास. Some power has been given by the constitution to legislation, some power has been given to the judiciary, some has been given to, उसको हम बोलते हैं horizontal, right? But when the power is shared in the vertical manner, what is the meaning of vertical? यानी कि सबसे ऊपर जिसके पास पावर होगा वो ज्यादा होगा, फिर उससे जो नीचे होगा उसके पास थोड़ा कम होगा एंड उससे जो नीचे होगा उसके पास और कम होगा. This is because India is a country where you are having diversity, right? A diversity का मतलब क्या हो गया? मतलब we are speaking different languages, we are speaking different culture, we are having different traditions, culture. आप जो कि मतलब even if you are staying in south, ना हम साउथ के अंदर नहीं, मेरा कल्चर अलग है, किसी और का कल्चर अलग है. So now अगर कोई भी एक गवर्नमेंट which is at the union level अगर वो अपने decisions को हम पर थोपेगी तो what will happen is we will not be able to survive in a democratic society. Democracy का मतलब है equal participation of all, equal rights to all, right? और right में तभी तो दूंगी ना जब मैं आपकी problems को, आपके demands को जो है I will be able to understand. अगर मुझे आपके demands का नहीं पता तो what will happen? I can never do it. भाई मुझे नहीं पता है what a person requires, what Divyansh requires, what Manisha requires, then what will happen? मैं तो अपने हिसाब से कर दूंगी ना. Then what will happen? She will not be. उसको democracy थोड़ी बोलते हैं. So democracy is a government where everyone is having certain rights, and those rights can be given if we are practicing power sharing. Power sharing in the horizontal and power sharing in the vertical. तो ये जो वर्टिकल फॉर्म में हम पावर शेयर करते हैं इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म. आपके उसमें लेफ्ट साइड में बुक में होगा फेडरलिज्म रिलेट्स टू द शेयरिंग ऑफ पावर, मतलब कि इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब ऐसा सबसे पहले है यूनियन. In our country it is union, in then states. हमारे यहाँ तो we are having states, we are having Telangana, Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, but it is not there in all the countries. स्विट्जरलैंड में इनको कैंटॉन्स बोलते हैं. स्विट्जरलैंड में स्टेट्स को कैंटॉन्स बोलते हैं, डचेस बोलते हैं.
तो हमारे यहाँ पे we call it as states. Now there is federalism में there is one more which is called as unitary government. आपके पेपर का it may be a 1 marker or a 3 marker question. What is the difference between unitary and federal? मतलब कि ये वाला, क्योंकि unitary is also federalism. Unitary का मतलब होता है the power is with the union government और जो states है वो यूनियन गवर्नमेंट के ही ब्रांचेस हैं. अब यूनियन गवर्नमेंट जो है एक साथ नहीं कर रही है, उसने शामिली को एक में डाल दिया, ब्रह्मलीन को एक में डाल दिया, प्रज्ञा को एक में डाल दिया, है सारे मेरे ही, लेकिन उसको मैंने जो है अलग अलग ब्रांचेस में अपने आप डिवाइड कर रखा. यूनिट, व्हाट वी कॉल इट एज यूनिट, मतलब विद इन दैट यूनिट ओनली the states have been divided, लेकिन रूलर कौन है? एक ही है. The ruler is one. जो यूनियन गवर्नमेंट है वही रूल कर रहा है on all those states. उन सभी स्टेट्स पर जो है यूनियन गवर्नमेंट ही रूल करेगा. स्टेट का अपना कोई रूलर नहीं होता है. The state doesn't have any power. The state doesn't have any powers. They are only subordinates to the यूनियन गवर्नमेंट. इनको हम सिर्फ सबऑर्डिनेट्स कहते हैं टू द यूनियन गवर्नमेंट. द एंटायर कंट्री इज रूल्ड बाय वन गवर्नमेंट एंड दैट इज यूनिटरी. Whereas in federalism what happens is the power is divided. First of all, constitution has given some power to union और ज्यादा पावर आपको यूनियन गवर्नमेंट को है. ये पेपर का बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर बट इट कम्स इन अ वेरी ट्रिकी मैनर. मोस्ट ऑफ द पावर्स आर वेस्टेड विद यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज गिवन मोर पावर्स टू यूनियन एंड देन एट द लोकल लेवल, क्योंकि अब आपको पता है इफ यू गो टू पंजाब people speak Punjabi. If you go to Maharashtra, people speak Marathi. How a union government can rule a person speaking two different languages? That can create conflict, जैसा आपका श्रीलंका में हुआ था. And to avoid that conflict, the states are formed. And उनको जो है जो state government है, they have been given some powers. Right? अब according to constitution, आपके पेपर में आप अगर अपनी बुक निकालोगे, you will find these in the on page number 15. The features of federalism. The features of federalism, and this is one of the most important questions of your paper. What are the features of federalism? So as I said, there would be 2 or more levels, right? There would be jurisdiction. आप अपने पेपर के अंदर देखोगे, it is clearly written jurisdiction. Jurisdiction का मतलब होता है आपका area. Jurisdiction means the area. यानी कि Constitution has given the clear cut demarcation. कौन से areas में central government will make the rules, in which areas state government can make the rules. That is called as jurisdiction. You can see it is written in the box on the right side also. नीचे आप देख सकते हैं. Then कोई भी जो state government है या union government है, कोई भी जो है, they cannot change the constitutions unilaterally. अपने आप वो change नहीं कर सकते हैं. There has to be a proper procedure. आप कोई लॉ लेकर आ रहे हो, आप किसी लॉ को अबॉलिश कर रहे हो, there has to be a proper debate. यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ नहीं ला सकती जो स्टेट गवर्नमेंट पे ना इम्प्लीमेंट करता हो. And if there is, the state government they have the power to protest. They cannot अपने आप में कोई भी जो मतलब कि लॉ एग्जिस्टिंग लॉ है उनको वो बंद नहीं कर सकते. They have to go for a proper procedure.
नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कहां से रेवेन्यू मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से रेवेन्यू मिल रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स फ्रॉम द एक्साइज, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गेटिंग द डायरेक्ट टैक्सेस. स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कुछ आपकी रेवेन्यू जो है यूनियन गवर्नमेंट शेयर करती है विद द स्टेट गवर्नमेंट. कुछ स्टेट के अपने रेवेन्यूज हैं, लेकिन कुछ जो कुछ पैसा होता है दैट इज शेयर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट. तो ये भी आपका जो है इट इज वन ऑफ द फीचर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट the courts have the power to intervene. अगर कोई dispute होता है, and in our country there have been a number of disputes when the state government, the central government has made some law. अभी एक recent है the implementation of NEET. NEET आपका जो है that is the National Eligibility Exam Test for MBBS and medical exam. Right now यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने वो पता लेकर आए that there will be one single exam NEET which will be there for all the people around India, but some of the states like Tamil Nadu they have not implemented NEET. उनका मानना है कि जो उनका स्टेट सिलेबस है वो सेंट्रल बोर्ड से नहीं मैच करता है, और नीट में जो सिलेबस आने वाला है वो पूरा सीबीएसई का है. अगर उनका सिलेबस कहीं ना कहीं थोड़ा आसान है तो किसी जगह पे थोड़ा मुश्किल है, so they say कि they will not be, यानी कि ये आपका क्या है dispute है, and this dispute has been put in Supreme Court, so that Supreme Court बताए the government's decision is right or the state government's demand is right. तो any dispute अगर arise होता है due to any implementation of the law, this is done by the jurisdiction, sorry by the judiciary, right? तो ये हमारे होते हैं features of federalism. Now आपके आता है one marker question, मतलब आपको 2 marker भी हो सकता है. What are the dual objective? ये जो पिक्चर बनी ना उसके साथ में लिखा हुआ है. What are the dual objectives of federalism? मैंने ये बॉक्स खाली जानबूझ के छोड़ा. I'll be filling up it very soon. First, a country like India, ना बड़ा, in terms of people, तो to keep security, peace, to protect the country from any external threat, हमारा कुछ जो सिस्टम है they are all with the union, like हमारा सिंगल करेंसी है. You go to any part of state, any part of India, you will have the same currency, right? You have a single communication system, you have a single railway system, right? Indian Railways हमारा public sector है. So for the safety, for the peace, for any threat from the external, many of the powers are there with union. यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव है to protect the country, to protect the country. Second objective है to protect the regional diversity. As I said, we are having different languages, we are having different traditions, we are having different culture. तो अब अलग अलग को जो है हमारा तो फेडरलिज्म में क्या हो गया, all the state governments are responsible for their culture, for their language, for उससे related जो development है वो state government की responsibility. Union government की responsibility होती है for the entire country. State government की responsibility towards their people. So that is why the dual objectives are there, right? अब ये तो था हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था what is federalism. Second question हमने पढ़ा था how is federalism, what is the difference between unitary and federal government. Third is the feature and fourth is the dual objective, right? The fifth question is what are the roots of federalism.
divided into states, whereas Switzerland is divided into cantons. तो क्या वर्ल्ड में जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, are they all practicing the same? No. आपके पेपर में आता है difference between coming together and holding together federation. Coming together and holding together federation. 3 मार्क का क्वेश्चन है ये वाला, अभी तक आया हुआ है. Now, what is the meaning of coming together? When you will be receiving the notes, you will be getting that difference between also. It comes as a 3 marker and you have to put it in the tabular form. Coming together का मतलब है there are small states like Divyansh, Shamili, Brahmali, they are all states, right? 1 state, 2 state, 3 state, 4 state, 5 state, हमारे पास इतने सारे states हैं, ठीक है? All the states have their own rules, right? All the states have their independent rules. They are independent to take any decision. They are not bound to the union government, right? They are not bound to the union government. They can take the decisions. उनके पास choice होती है. वो union government वाला भी कहना मान सकते हैं, वो अपना भी चला सकते हैं. वो अपना भी चला सकते हैं, union government का भी मान सकते हैं. वो उनकी choice है. But they come together to make a single country. They make themselves a single union, जिससे कि बाहर का कोई जो है किसी भी कंट्री पर, किसी भी स्टेट पर जो है अटैक ना करे. लाइक आपका USA. USA is a confederation of 50 countries, 50 states. और ये जो 50 states है ना, आप अगर किसी भी जाओगे तो you will see they are having their own government also. They can take their own decision also, and all the decisions which are taken by Biden is also there. But जो Biden बोलता है ना, that is not bound on them. It is not bound on them. वो उनकी मर्जी है स्टेट की कि whether they want to hear it और वो अपने वाला चलाना चाहते. That is आपका coming together. United States of America. United States of America is a confederation of 50 states. UK, United Kingdom. It is a union of आपका Scotland, Ireland, Welsh. हम लोगों ने nationalism in Europe में पढ़ चुके हैं. इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्श है ना उसमें, तो दे आर द कॉम्बिनेशन. अब इंग्लैंड का अपना रूल है, स्कॉटलैंड के अपने रूल्स हैं, स्कॉटलैंड की अपनी पुलिस है, आयरलैंड की अपनी पुलिस है, आयरलैंड के अपने हैं, बट मतलब कि स्टिल दे आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ यूके, राइट. सेकंड होता है होल्डिंग टुगेदर, छतरी, होल्डिंग टुगेदर, अम्ब्रेला. A single government is holding the entire country. The country has been divided into different states because of the diversity. The union government has got more power. The state governments have their power, but the power is limited to their areas. Countries like Switzerland, India, Belgium, we are practicing holding together. यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने डेलिबरेटली स्टेट गवर्नमेंट्स को डिवाइड किया. क्योंकि अभी आप पढ़ोगे डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, आफ्टर भी आप मतलब इसके बाद वाले जो कंसेप्ट है उसमें पढ़ोगे. द स्टेट्स वर फॉर्म्ड, जानबूझ के स्टेट्स को पैदा किया गया था. This state will belong to the Bihar, this state will belong to Monica, this state will belong to करके मतलब उसको जानबूझ के क्रिएट किया गया. वहाँ पर coming together में क्या था, states were already created, but they all joined together. अब उनमें से कोई एक कहता ना मेरे को नहीं रहना है यूएसए का पार्ट, लेकिन वो हमारे यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते. हम उसको फर्दर स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं, बट हम उसको अलग से दूसरा पार्ट नहीं बना सकते. लाइक
Telangana was carved out of Andhra Pradesh, but Telangana is part of India, right? तो ये आपका आता है how is federalism practiced through different routes. अगर आपके क्वेश्चन में ROUTE रूट आता है तो ये वाला there are various routes to practice federalism. तो वो कौन से हैं? Difference between coming together and holding together. तो ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा, right? That is coming together and holding together federation, right? अब आपके आता है मोटे मोटे क्वेश्चन. मोटे मोटे मतलब the 5 marker question directly which comes for 5 marks, and that is पहला क्वेश्चन is what makes, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये दोनों. अभी जो हम दोनों पढ़ने वाले हैं ये दोनों आपके सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. एंड शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो ना आए. व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री का मतलब है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इंडिया को फेडरल कंट्री बोलते हैं. What are the features that make India as a federal government? Why don't we call it as a unitary? तो ऐसा क्या provisions है in our constitution? Oh, the Constitution of India has divided the list into 3. The Constitution of India has divided the list into 3. Describe. ये दोनों क्वेश्चन का मतलब है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम उसको फेडरल बोलते हैं. The Constitution has divided the subjects into 3. Explain them. या फिर how does it make India a federal? तो अब आता है हमारा, if you look into the book, you will find this question, what makes India a federal country? लिखा है ना, यही. Now India को फेडरल हम क्यों बोलते हैं? Because हमने देखा India is divided into union. India is divided into states. The union government has got some powers and the state governments have also got some powers. सबसे पहला हमारा आता है that the constitution has given union list, state list and concurrent list. ये आपके पेपर का वो लिस्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब सेम आंसर फॉर बोथ ऑफ देम. The constitution has divided the power to decide into 3 lists. And all मतलब कि लिस्ट का मतलब होता है the subjects on which the union government can make the law, the subjects on which the state government can make the law, and the subject on मतलब कि ये concurrent जो है what is that? Up, because union has more power. The union government is basically for the integrity of the country.
nation, a single communication, a single currency, मतलब जो हमारा डिफेंस, we have a single defense, हमारा जो डिफेंस है वो एक है, whether it is air, whether it is water, whether it is land, हमारा डिफेंस एक है. All the decisions which are important, all those subjects which are important for the entire country comes under the union list. और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो यू विल सी दैट यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बड़े हैं, ज्यादा हैं, whereas आपकी जो स्टेट लिस्ट है that will consider of foreign affairs, everything, and only the union government is responsible. It is given the authority to make the law या फिर लॉ को खत्म करना, लाइक डिमोनेटाइजेशन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने. नरेंद्र मोदी जी कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूनियन गवर्नमेंट का हेड. तो एनीथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज वेलफेयर, whether it is foreign affairs, whether it is defense, currency, banking system, that comes under union, right? Now second is state list. All those areas, all those subjects जिसमें आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर आपको जरूरत है. Now the agriculture in Punjab is different from what is it in Bihar, right? पुलिस एक मतलब कि बहुत लंबा बड़ा सा वो है जो हमारे what we call as commissioners वगैरह होते हैं, they are appointed by the union government. लेकिन जो आपके लोकल पुलिस होते हैं वो आपके स्टेट पे होते हैं. एजुकेशन, you are having CBSE, one of your cousin might be having state board. हमारे घर में I was from CBSE, all my cousins were from Madras state boards. Education, marriage, adoption, but marriage और adoption को आप exactly state में नहीं देखो. जो उस स्टेट के लिए important है, which is important for their own development, business, trade. आपने अगर आप यूपी में ट्रेड करोगे, आप पंजाब में करोगे, there is difference in the system. So जो उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, to develop the religion, to develop the language, to develop the local education, जो स्टेट को लेना पड़ता है, they all come under the state subjects, right? Now मैंने अभी मैरिज और अडॉप्शन को बोला था साइड में रखो. So मैरिज हमारा एक ऐसा है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है. That is why those subjects on which both the government can make the laws are called as concurrent. मतलब एजुकेशन हमारा सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड इज सेंट्रल, एंड स्टेट बोर्ड्स आर रिलेटेड टू द स्टेट्स. मैरिज के हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, लेकिन यू नो दैट एवरी स्टेट इज हैविंग देयर ओन ट्रेडिशंस. देन आपका अडॉप्शन, आप दिल्ली में एक बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, आप महाराष्ट्र में इजीली कर सकते हो. द अडॉप्शन लॉस. सो दीज ऐसे लिस्ट जो दोनों बना सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन द पावर टू बोथ ऑफ देम इज कॉल्ड एज concurrent. But if any dispute is there, अगर कोई dispute होता है, then the law made by union government is मतलब की taken. मान लो स्टेट गवर्नमेंट कई बार होता है अडॉप्शन में, तो जो लॉ आपका यूनियन में है ना, दैट वुड बी टेकन. अभी मैंने आपको एक स्टार्ट में बताया था कि हाउ कैन यू से दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज गॉट मोर पावर्स. तो ये यूनियन गवर्नमेंट को इसीलिए मोर पावर्स है क्योंकि इन ऑल द केसेस
It is responsible for the entire country. और इसी वजह से यूनियन गवर्नमेंट has been vested with more powers. नेक्स्ट इज इसी में आता है, मतलब आपको जो पेपर में आएगा व्हाट मेक्स अ फेडरल या फिर व्हाट आर द थ्री सब्जेक्ट, तो ये देन वी आल्सो हैव सम रेसिडुअरी पावर्स. नाउ ये जो रेसिडुअरी लिस्ट है ये क्या है? रेसिडुअरी का मतलब होता है बचा हुआ, रेसिडुअल. There have been many subjects. जब हमारा 1947 में when the constitution was made, at that time these areas were not there. Like computer था तब नहीं था. तो constitution has given a blank space कि अगर in the future if any demand arises, then the union government can make the laws on those. Like आपका साइबर लॉ. साइबर का मतलब हो गया कंप्यूटर. साइबर इज रिलेटेड टू कंप्यूटर. तो जो भी हमारे लॉज जो कि हमारा पहले मेंशन नहीं था, नाउ हमें कुछ तो पहले से ही पता था लेकिन कुछ का तो हमें नहीं पता था. So those areas which were not mentioned in the constitution at that time, उसके लिए the power has been given to the union, right? Then in our country some states have got special powers. पहले आपके ये पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं. That is the evoking of Article 370. I don't know in the new book it was given. मैंने एक बार बुक पढ़ी थी तो उसमें दिया हुआ था. I don't know if it is given in your book or not. Evoking of Article 370. Is it given in your book? हाँ. According to the some of the states, हमारा जब state India जो है, it was incorporated. में आपके में नहीं दिया हुआ है. It is given in yours. हाँ ये तो है. This is not given in. I said that is given. Where it is has been moved to government period. Is it given in your book? It's okay. No problems. We'll be discussing it. See what happened. क्योंकि this is one of the important questions as per the CBSE's new. उन्होंने बोला है इसको add on करने के लिए. What happened is when our country was at that time, हम लोगों का जो था we were not divided into unions or states. India was country of princely states and provincial states. तो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि डायरेक्टली आपके ब्रिटिश के अंडर थे और कुछ स्टेट थे जिसमें हमारे प्रिंसेस राजा करते थे, राइट? तो जब ये प्रिंसेस को बोला गया कि यू हैव टू अनेक्स टू आवर कंट्री, तो कुछ लोग तो आसानी से बोल गए यस वी विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया. बट कुछ स्टेट्स ने बिल्कुल मना कर दिया. उसके अंदर से आपका था जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, देन आपका मिजोरम, मतलब उधर से आपका मणिपुर. ये आपके ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने मना कर दिया we will not be the part of India. बाद में हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ इन स्टेट्स को इंडिया का हिस्सा बनाया. लेकिन इन स्टेट्स को दे वर गिवन सम स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371 दैट वहाँ जो लोग रहते हैं the residents of those people will be having special powers. Like for example पहले हम में से कोई भी जम्मू कश्मीर में मकान नहीं खरीद सकता था. They had a special, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. जम्मू कश्मीर में अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. But
but it was नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस आर्टिकल को रिमूव किया, दैट इज द करंट गवर्नमेंट जिसने इस आर्टिकल को रिमूव किया। एंड राइट नाउ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दे बोथ आर यूनियन टेरिटरीज बट नाउ दे आर प्रॉपर पार्ट ऑफ इंडिया। तो मतलब ये जो स्टेट्स है लाइक आपका मिजोरम है, मणिपुर है या फिर आपका जम्मू कश्मीर है, इनको कुछ स्पेशल पावर्स है। They were because of the historical and social differences. आपकी बुक में लिखा हुआ। Next आपका आता है we have some of the states. हम उनको states नहीं बोलते हैं, we don't call them as states, right? आपने देखा होगा लक्षद्वीप। Now what is Lakshadweep? It's an island, but it is also a union territory, right? Similarly, if you go to Daman and Diu, it is a union territory. Then Chandigarh, it is also a union territory. So there were some states, there were some areas. या तो वो इंडिया का पार्ट नहीं था, then India became independent, or they were too small to become a state. क्योंकि स्टेट बनाने के लिए मतलब किसी भी एरिया को स्टेट का नाम देने के लिए the country has to change many law. तो they were too small. तो उन मतलब की एरियाज को यूनियन गवर्नमेंट जो है it has got extra power to rule over these areas और उनको हम बोलते हैं union territories. And right now we are having 8 union territories and these are all important questions of your boards. ये सब आपके पेपर के important questions हैं क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको पावर दिया गया है मतलब कि they will be making the power और इसके लिए the president जो होता है he takes the decision और उस जगह पर जो है you don't have the chief minister, you don't have the chief minister, they have their own executive head. तो ये आप and this I'll do in when the question answers come I'll tell you. ये सारे आपके one marker question हैं that which government has got more power to union and they are called union territories because they are part of union list, right? So this is how the different powers have been divided which makes India a federal country. अब इसका जो last है that is again a 5 marker question which says how is federalism practiced in India? और ये जो क्वेश्चन है ना ये ऐसा पूरा 5 मार्क्स का भी आ जाता है, मैक्सिमम ऐसा भी आया है। दूसरा जो इसके सब पार्ट्स हैं उसको अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए 3-3 मार्क्स में भी आ जाता है। Please do not confuse with both the questions. What are the features that make India federal मतलब union state and आपका concurrent and how is federalism practiced? मतलब practically हम उसको कैसे कर रहे हैं that is जो अब मैं कर रहा हूँ। One is आपका linguistic states, ये आपका अलग अलग 3 मार्कर में भी explain करने के लिए आ सकता है, आता है और आ सकता है। First, linguistic states. मैंने I had told you that मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टेट्स कैसे पैदा हुए थे। तो linguistic
showing the old map. उसमें आपको एक पुराना मैप दिखाई देगा, right? So at that time India was divided into provinces and princely states. We had 8 provinces and there were more than 1000 princely states in our country. गुजरात, सिर्फ गुजरात के अंदर more than 550 princely states, right? So now we are having the states called as Uttar Pradesh, we are having Delhi, Punjab. How? It was because starting में तो we were on the basis of, अगर मैं मद्रास में रहती थी तो जरूरी नहीं मैं चेन्नई में रहती थी, मैं मद्रास में रहती थी तो हो सकता है कि I was staying in Madras or I may be staying in आंध्र प्रदेश. पहले आपका आंध्रा, कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ मतलब कि तमिलनाडु सब आपका मद्रास स्टेट माना जाता है. उसी तरीके से if I was in महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भा ये सारा आपका जो है बॉम्बे स्टेट माना जाता है. But then the government realized that it is very important, क्योंकि आपस में लोग लड़ते थे लैंग्वेज की वजह से, कल्चर की वजह से. So it was decided that the country will be divided on the basis of the language we speak. And उसके लिए हमारे यहाँ पर State Reorganization Commission was created. The State Reorganization Committee was committed और 1956 में पहली बार, मतलब उससे पहले आंध्रा आपका डिवाइड हो गया था. That was because of a movement, विशाल आंध्रा मूवमेंट 1952 में. लेकिन प्रॉपर डिवीजन ऑफ द कंट्री इनटू स्टेट्स वाज डन इन 1956 और स्टार्टिंग में हमारे पास थे 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. शुरू में when ये आपकी बुक में नहीं होगा, सिर्फ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा, सिर्फ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन विल बी देयर इन योर बुक. मतलब उसमें क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, वो आपके मैप से पहले वाली जो पेज है ना उसमें लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पर. So this was how पहला हमारा जो था it started. तो India was मतलब फेडरलिज्म को हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? The states have been divided on the basis of not only language. अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हिंदी बोलते हैं. But they were divided on the basis of the culture. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है they have been divided on the basis of the culture they are following. So thus हमारा जो है पहला linguistic states आया, right? Second is language. Don't confuse the linguistic with language. Linguistic is the language belonging to the states, right? और language policy क्या है? If you go to America to get an admission, you have to pass TOEFL. You have to pass IELTS. If you go to Sri Lanka, उनका जो official language है वो है Sinhala, right? But if you are in India, it is not must कि आपको हिंदी ही पढ़नी है. The Constitution recognized that India में अलग-अलग languages बोले जाते हैं. शुरू में 47 में हिंदी was made as a national language. अब national का मतलब क्या होता है? It is compulsory for everyone to learn. आ गया समझ में? National का मतलब हो जाता है we have to respect it. लेकिन ये देखा गया only 40% of the people in India are Hindi speaking. आपकी बुक में भी दिया हुआ है. Only 40% of the people are Hindi speaking. The rest are speaking different languages. अब हिंदी को impose करना थोड़ा difficult था. Secondly, there was a mass movement
रीजनल एरिया को इंग्लिश और तमिल में दिया होता है, इंग्लिश एंड मराठी में दिया होता है, यानी कि देयर आर शेड्यूल्ड लैंग्वेज। आपके पेपर में बुक में बना हुआ है शेड्यूल्ड लैंग्वेज की पूरी लिस्ट बनी है ऑन द नेक्स्ट पेज। ये रहा, दैट इज आपके जो है द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। 22 लैंग्वेजेस जो है दे आर, ये आप लोग अंडरलाइन करना, 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड, यानी कि यू कैन राइट योर एग्जाम्स, आपका जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी होता है, those can be written in these 22 languages. 21. 21 besides Indian. Besides India it is 21 and overall it is 22, right? ठीक है? So this is how language की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब हम क्या लैंग्वेज बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? बी ए रोमन इन प्रो, आप जैसा चाहे कर सकते, राइट? द थर्ड इज सेंटर टू स्टेट रिलेशनशिप। दिस विल आल्सो बी देयर इन योर पॉलिटिकल पार्टी करके जो चैप्टर आएगा उसमें भी थोड़ा सा इसका आएगा। पहले क्या होता था हमारे यहाँ पर, अलायंस एंड कोएलिशन। पहले क्या होता था, सेंटर में 1950 में पहला इलेक्शन हुआ, 1970 तक कांग्रेस वाज डोमिनेंट, बस इन केरला, ओनली इन केरला द सीपीआई वाज हैविंग पावर, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट, मतलब कि जो आपका यूनियन गवर्नमेंट था उसमें मतलब कि डोमिनेशन आपका सेंट्रल है, एंड एवरी पार्टी जो कि यूनियन में होती है that tries to overpower the states also, वो क्या करती है, they don't share their revenues, शेयर करेगी तो पूरा देश से करेगी, so that स्टेट के लोग परेशान हो जाए और जब दोबारा इलेक्शन हो तो वो उस मतलब की पॉलिटिकल पार्टी को करे। So till 1975 हमारा सेंटर टू स्टेट रिलेशन was not so good. Then in 78 हमारे इंडिया में आया एक रिलेशन जिसको हम कहते हैं कोएलिशन, which was not at that time success. कोएलिशन का मतलब क्या होता है? I have written two words, coalition and alliance, meaning दोनों के सेम है लेकिन उसको हम implement अलग अलग करते हैं। कोएलिशन मतलब when no party gets a majority, इलेक्शन हुआ, किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, नाउ या तो दोबारा इलेक्शन होगा या फिर जो पार्टीज हैं वो आपस में हाथ मिला लेंगी, ठीक है, हम अपने वोट्स आपको देते हैं, आप हमको ये वाला सीट दे दो, आप हमको ये मिनिस्ट्री दे दो, एंड दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। ये इसकी फोटो भी बनी हुई है आपके पिक्चर्स में, मेरे पेपर में आता है। बट इन आवर कंट्री कोएलिशन वाज अ फेलियर, राइट? इन 1991 जब 1990s आया ना, तो जब जो जितने भी आपके गवर्नमेंट थे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, दे अंडरस्टूड दैट नाउ, क्योंकि पहले सिर्फ कांग्रेस डोमिनेट था, बाकी पार्टीज थी लेकिन डोमिनेशन उसकी थी, लेकिन धीरे 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 मल्टी पार्टी हो गया हमारे यहाँ पर, नाउ देवर नंबर, तो किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी बहुत मुश्किल से मिलती। So now they understood that unless and until they are not having the center to state relationship, अगर स्टेट के जो लोकल जो आपकी रीजनल पार्टीज हैं अगर वो हमें सपोर्ट करेंगी तो हम सेंटर में अपना जो है वी कैन मेक इट। तो सेंटर टू स्टेट रिलेशंस जो है दे स्टार्टेड इम्प्रूविंग आफ्टर 1991 जब आपके जो है अलायंस पार्टी स्टार्ट हुई। नाउ व्हाट इज अलायंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएलिशन एंड अलायंस? कोएलिशन होता है रिजल्ट आ गया, no party got the majority, so they are joining the hand. And alliance होता है when the elections have not been announced also, लेकिन जो एक बड़ी पार्टी है उसको बाकी छोटी पार्टीज, रीजनल पार्टीज जो है वो सपोर्ट करती है। लाइक हमारे यहाँ पर दो मेजर अलायंस हैं, एनडीए एंड यूपीए। ऐसे तो लेफ्ट फ्रंट इज आल्सो देयर, बट जो सबसे ज्यादा है वो है एनडीए एंड यूपीए। एनडीए आपका है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस
is headed by BJP, and Union Progressive Alliance, which is headed by Congress. अब अगर मान लो बीजेपी को क्लियर मतलब नहीं मिलती, अभी तक तो दोनों एक उसमें मिला, बाय चांस नहीं मिलती है, तो जो रीजनल पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रही है इस अलायंस में, उनके वोट से दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट. And now the center to state relationship have been improved. पहले ये होता था कि जो सेंटर में जो स्टेट में रिलेशंस ये को भगाओ, लेकिन अब उनको समझ आता कि रीजनल पार्टी शुड आल्सो कम. और आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आ सकता है, एंड इट कैन कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, कि हाउ हैज द रीजनल पार्टी स्ट्रेंथन्ड, दी इंटररिलेटेड. तो अब हमारा जो सेंटर टू स्टेट का रिलेशनशिप है, इट हैज improved, राइट. द लास्ट concept is decentralization. Federalism is practiced through linguistic states, dividing India into right now 28 states and 8 union territories. Language policy, no uniform, but English and Hindi are official, and 21 languages besides Hindi is scheduled languages. Center to state relationship. Last is आपका decentralization. यानी कि द पावर्स हैव बीन, या मैंने खाली छोड़ा था ना और आपको कहा था मैं बाद में भरूंगी, लोकल गवर्नमेंट. नाउ 1993 तक वी डिड नॉट, हम लोगों को जो है 1992 तक लोकल गवर्नमेंट होते थे, बट लोकल गवर्नमेंट वर पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. उनके they did not have their own powers, they did not have their own revenues. They were local government, but they were ruled by the state. But in 1990s, आपके देखा पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है decentralization के features. In 1992 there was amendment हुआ constitution का, जिसके according 73rd and 74th amendment was done in the Constitution, giving local government a law. मतलब local government अब lawful बन गया. It is compulsory कि किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, अगर आपका यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल है, लेकिन आपका म्यूनिसिपैलिटी भी होगा in the urban areas and in the rural areas, you will be having पंचायत. आपका जो पंचायत है, इवन जब हम लोग मतलब कि जब हमारे यहाँ पे सिर्फ गांव होते थे, जब हमारे यहाँ पर गांव होते थे, इवन एट दैट टाइम पंचायत वाज देयर, बट पंचायत वाज नॉट अ लॉफुल गवर्नमेंट. वो तो सिर्फ ऐसे ही था कि घर में जो बुजुर्ग होते थे उनको बना दिया. लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द 73rd and 74th amendment, that is for the rural area and for the urban area, the decentralization यानी कि the powers have been transformed to local government. In the urban areas we call it as municipality, and in the rural areas we call it as panchayat. Right? Now in the urban areas, in the rural areas what happens? Panchayat. So now what is panchayat? There can be one village, or there can be group of 3 or 4 village. क्योंकि सेंसस जो है वो डिवाइड करता है किस एरिया को हम विलेज बोलते हैं, किसको हम टाउन बोलते हैं, किसको हम सिटी बोलते हैं. अब किसी गांव में तो 1000 लोग रहते हैं, बट किसी में 25 लोग रहते हैं. So if the village is big, तो एक अगर छोटे छोटे villages हैं तो they will be forming into group. And इसके जो adult members होते हैं, यानी कि anyone who is 18 years and above, they all become the member of Gram Sabha. They all become the members of
18 ईयर ये लोग जो है देयर इज अ प्रॉपर इलेक्शन एंड दे बिकम द मेंबर। और जब ये इलेक्शन होता है तो जो आपके मेंबर्स जीत कर आते हैं दे फॉर्म द पंचायत। और इसमें एक 1/3 of the seats are reserved for women। मतलब इसमें आपके बैकवर्ड कम्युनिटीज वगैरह के लिए भी है, बट यही एक है, ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है which is मतलब बहुत बार बच्चे इसको स्लिप कर जाते हैं। This is the only level of government in India where seats are reserved for women। बाकियों में women can participate but there is no reservation। लेकिन यहाँ पर क्या है, मतलब अगर आप म्यूनिसिपल में हो या आप पंचायत में, तो 1/3 उस सीट पर सिर्फ women ही लड़ सकती है और कोई नहीं लड़ सकता। So it is compulsorily आपका जो है reserved for women। एंड इनके जो रेवेन्यूज है, मतलब ये पैसा कहाँ से ला सकते हैं, इट इज ऑल्सो मेंशन द स्टेट ऑल्सो शेयर्स इट रेवेन्यू, लेकिन उनके अपने भी। एंड जो भी उनका लोकल लेवल में जो प्रॉब्लम्स होता है एट द लोकल लेवल्स, दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द लोकल गवर्नमेंट। तो पंचायत यही करती है। नाउ ऐसे जो आपके ग्राम सभा में, मतलब एक भी हो सकता है या 3-4 ग्राम सभा जो है वो मिलकर बन जाती है एक बड़ा सा समिति। एंड ऐसे कई समितियां जो है वो मिलकर बन जाते हैं एक पूरा डिवीजन, जोनल हम बोलते हैं ना, जोनल लेवल हम बोलते हैं, तो दैट बिकम्स अ जोन। इट इज ऑल गिवन इन योर बुक। सॉरी, Council of consisting of several ward member of a called punch. They are directly ये वाला यहाँ पे, यहाँ पे। Then it is the decision making. The panchayat works. The local government goes to group of gram panchayat are called as samiti or block, and जो all the panchayat samitis or mandal together constitute a district, यानी कि zone, यानी कि जिला। और जो जिला का हेड होता है जिला परिषद। ही इज एक्चुअली द वन हु इज अपॉइंटेड, यानी कि गांव में अलग अलग ग्राम सभा हो सकते हैं या 4-5 गांव मिलकर एक ग्राम सभा बना सकते हैं। आ गया? देन बहुत सारे ग्राम सभा मिलकर बन जाती है समिति, राइट? समिति और ब्लॉक, राइट? और बहुत सारे ब्लॉक्स मिलकर बन जाते हैं जोन, यानी कि जिला, डिस्ट्रिक्ट। जैसे हम लोग जो है, मतलब ये जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो इस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर देयर आर डिफरेंट समिटीज। हम तो गांव में नहीं रहते, हम लोग वी आर लिविंग इन टाउन सिटी, बट अगर हम गांव में रहते होते तो ये ऐसा, यानी कि एक जिला के अंदर बहुत सारे समिति, एक समिति के अंदर बहुत सारे ग्राम सभा, एंड इन वन ग्राम सभा द मेंबर्स आर द अडल्ट मेंबर्स ऑफ इट, राइट? This all forms a panchayat, and this has been given as a मतलब कि third level, यानी कि आपका local level. The last but not the least is the urban areas, जहाँ हम लोग रहते हैं, और उसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, it has divided the area into municipals. म्यूनिसिपैलिटी हम बोलते हैं, we call it as municipalities. हो सकता है कि सिटी को जो है डिवाइड कर दिया जाए इनटू डिफरेंट म्यूनिसिपल्स, अलग अलग। अभी हमारे यहाँ पहले था ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड सेंट्रल, लेकिन परसों लॉ मतलब हुआ साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली अब एक माना जाए, वेस्ट दिल्ली एक होगा एंड सेंट्रल दिल्ली एक। और इन जो आपके वार्ड्स होते हैं, इन जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, इनके भी इलेक्शंस होते हैं अलग अलग, एंड द सेम रूल इज देयर, 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर women। द सेम रूल इज देयर, इलेक्शंस आपके एवरी 5 years होते हैं,
The state election commission is responsible for conducting the elections in this area. जैसे हमारे यूनियन का जो इलेक्शन होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, लेकिन जो आपके लोकल लेवल में जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड, यानी कि उस स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस, और ये आपके एवरी 5 इयर्स आपका इलेक्शन होता है और ये अलग अलग होता है। जैसे कि इस वार्ड का अभी हुआ, बाकी उस वार्ड का अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर होगा क्योंकि वो 5 साल जब खत्म होगा तभी होगा। राइट ना, पहले हमारा था ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली एंड साउथ दिल्ली, बट अभी परसों दैट इज ऑन 28th or something the government had brought the amendment, and according to that now North Delhi, West Delhi and South Delhi are one, and Central Delhi and आपका जो वेस्ट को अलग, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट को एक कर दिया है, वेस्ट एक है और साउथ सॉरी सेंट्रल एक। So we call it as municipality, और इसका जो हेड होता है सबसे लास्ट आपका वर्ड है, मैं सबसे लास्ट कर रहा हूँ, what is written? Yeah, it is called as the mayor, सबसे लास्ट वर्ड है मेयर, इसी में एंड होगा आपका एक चैप्टर। जो म्यूनिसिपल का जो हेड होता है, जैसे पंचायत का हेड पंच सरपंच मानते हैं, म्यूनिसिपल का हेड कौन होता है? द ऑफिस का मेयर। ये 1 मार्कर क्वेश्चन। So in a nutshell we can say that federalism is practiced because the constitution has divided the country into union, state and local government, right? The constitution has also given the state reorganization commission, आपका appoint हुआ था, they have divided the country on the basis of language and culture, so we are having a proper language linguistic states। उसी लिए state level पर अपना अपना union is responsible for the entire, right? To avoid any conflict like in Sri Lanka, श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सिंहला has been imposed as the official language and Tamil has been alienated। उसको हटाने के लिए, उस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए the language policy has been adopted, according to which English and Hindi are official, but we also have the scheduled language where we can give our exam, where we are given the preferences, right? Then आपका center to state relation, which was not that much good in early period, but after 1992 alliance politics coalition की वजह से the relations are now improving, and then decentralized। Now what is the definition of decentralization? आपके BSc में भी हमारे का decentralization, decentralized का मतलब होता है जो decision making power है that is not with union, do this, they cannot dictate। The decision making power is dispersed to the next level, यानी कि आपके यूनियन को कुछ डिसीजंस करने हैं, some decisions are made by state and some decisions now have been given to the local, और इसको हम बोलते हैं decentralization। So this is how federalism is practiced in our country। तो आपने what is federalism, right? What are the features of federalism? Dual objectives of federalism, roots of federalism coming together and going to holding together। What makes India a federal country? The state, the 3 list, center list, union list, state list and आपका concurrent। Then residuary powers, then that is the special powers, then union territories, right? और उसके बाद how it is practiced by making linguistic states, language policy, center to state relationship, and decentralizing the system by giving the decision powers to the local area। This is all the chapter federalism, right?